नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आपको 2021 के दिसंबर और 2022 के जनवरी में ऑनलाइन जो टेस्ट और जो एग्ज़ाम हुए थे सीटेट का, उसका प्रीवियस क्वेश्चन आपको पूरा अप टू डेट देने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 जनवरी 2022 को पूछे गए क्वेश्चन का और आंसर, पूरा एनालिसिस। तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, पूरा उसका प्रीवियस क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें अभी इस वीडियो में हम आपको बता दें 1 से लेकर 30 तक जो CDP का क्वेश्चन है वो आपको हम समझाएंगे और बताएंगे। साथ में आपको भी हमारे साथ क्वेश्चन अटेंड करना होगा कि आप एक बार में, यानी कि किसी तरह से ऑनलाइन टेस्ट आप मार रहे हैं तो एक बार में कितने क्वेश्चन का आप सेट मारते हैं। यानी कि इसमें हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, आपको आंसर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा या मन में बैठा लीजिएगा कि हमारा आंसर क्या जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि सीटेट का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। अगर इसका आंसर पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ए, विकास एक आयामी होता है। विकास एक दिवसीय होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो इसका सही आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के भिन्न भिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो विकास एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत है। विकास एक बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल जिसे बोला जाता है, ये गलत होगा। विकास एक दिशीय होता है, ये भी गलत है। विकास एक दिशीय नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया, यानी कि तीनों गलती हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। अब इसका संक्षेप में हम बात देते हैं कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। यह नियम बताती है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न भिन्न दरों से विकसित होती है। बच्चों में विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई एवं सामाजिक होता है। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से भी प्रभावित होता है। बाल विकास के सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है क्रमबद्धता तथा वंशानुगत की अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा है समान से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। बालकों में विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। बालक अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। बच्चों का विकास सिरस्थ, यानी कि सिर से लेके पैर तक विकास की ओर चलता है। तो ये पहला क्वेश्चन का हमने संक्षेप आपको बताया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सही है, ये हमको देखना है। कह रहा है इनमें से कौन सही है। पहला है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये सही है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ये सही है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, ये सही है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, ये सही है। तो चलिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि निम्न से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल इसका सही आंसर यही है। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, जो वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है, ये जान लीजिए। वाइगोत्स्की जब भी बोले हैं सामाजिक सांस्कृतिक भाषा पे ही उनका स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, गलत है।
बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, ये भी गलत है, बिल्कुल प्रभावित होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होती है, नहीं, बच्चों का विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पे आधारित होती है। तो ये 3 गलती है। इसका सही कथन बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, जो कि वाइगोत्स्की का देन है। तीसरे प्रश्न की चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता। इसका सही आंसर जो आपको पता हो तो वो बता सकते हैं, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा परिपक्वता, यानी कि आनुवंशिकता विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को परिपक्वता कहलाती है। बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है, इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण के ज्ञान से बालकों के सामूहिक विकास के साथ परिपक्वता आती है। ये समझ गए। वंशानुक्रम का महत्व क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमताओं और गुणों में अंतर पाया जाता है। वंशानुक्रम के कारण बालक शारीरिक दृष्टि से भिन्न विकास अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये आंसर हमने आपको बता दिया। अब चलिए 4 की ओर। कह रहा है कि समाजीकरण ... समाजीकरण का प्राथमिक और ... समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है? ये तो याद रखिएगा, इसका आंसर पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं कि समाजीकरण जब भी आए तो जहाँ भी आपको परिवार दिखे आप समाजीकरण का पहला मार सकते हैं। तो इसमें से देख सकते हैं मीडिया, परिवार पहला है तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे परिवार हो जाएगा। समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीय यानी कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। यहाँ मीडिया आ रहा है तो ये गलत है, विद्यालय आ रहा है तो ये गलत है, विद्यालय आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि ये सारा का सारा द्वितीय है। याद रखिएगा, सारा का सारा द्वितीय है। पहला क्या है तो परिवार। जहाँ भी परिवार पहला आएगा वहाँ पे आपको परिवार पे ऑप्शन लगा के आगे निकल जाना, क्योंकि परिवार जो है समाजीकरण का पहला इकाई बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग। कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? यानी कि कोई बच्चा 7-8 साल का है और का नैतिक निर्णय कब लिया जाता है, ये आपको बताना होगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, स्वाभाविक नैतिक विकास। का सही आंसर क्या है वो आप बता दीजिए, नहीं तो हम बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा 5 का सी, दंड और आज्ञा पालन, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो पहला है परंपरागत स्तर वो 4 से लेके 10 साल तक के बच्चों का है, और यहाँ पूछा जा रहा है 7 से 8 साल के बच्चों। तो 7 से 8 साल के बच्चों में दंड और आज्ञा पालन ही आता है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार है दंड और आज्ञा पालन। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे तथा प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, और पूर्व परंपरागत अंतर्गत आता है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। दूसरा है संधानात्मक सापेक्षीवाद उन्मुखता। तो इसलिए पहला आंसर यही आ रहा है, दंड और आज्ञा पालन। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? यानी कि जो जीन पियाजे हैं उनके क्रमबद्ध जो होता है 1 2 3 4 इस तरह से सीरियल नंबर से किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? पहला है ए, वस्तुओं किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। दूसरा है दूसरों के परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है वो। या डी है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीयकरण मानचित्रण करने की क्षमता। तो जीन पियाजे के अनुसार क्रमबद्धता क्या है वो आप बता दीजिए। नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्रमबद्धता का होगा ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। मैंने पहले 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 5 6 इस तरह का आप लंबाई पर आधारित एक आयाम बना सकते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में एक क्रम होता है। उन्होंने विकास के 5 चरण का उल्लेख किया है। पहला है इंद्रगामिक, गामक
आग्रहण की अवस्था यानी कि जिसे संवेदिक प्रेरक अवस्था बोला जाता है 0 से 2 वर्ष। दूसरा है सांकेतिक एवं पूर्व प्रदर्शित विचारों की अवस्था जिसे पूर्व संक्रात्मक बोला जाता है। इसे आप कुछ कुछ जगहों पे कुछ बोला जाता है, कुछ कुछ जगहों पे 2 से 6 वर्ष भी बोला जाता है, 2 से 5 वर्ष भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तीसरा है मूर्त अवस्था जिसे बोला जाता है 7 से 11 या कुछ आगे भी इसे ले जा सकते हैं, या फिर 6 से 10 भी बोला जा सकता है। और लास्ट में आता है अमूर्त संक्रात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से आगे तक की चलता है। इस तरह की अवस्था इन्होंने दिए थे। 2 वर्ष की समाप्ति पर जब बच्चा विभिन्न वस्तुओं के बीच में संयोजन करना सीख लेता है तो आरंभिक प्रत्यय का विकास होता है। जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट हमने कुछ कुछ थोड़ा सा ऑप्शन के माध्यम से आपको बताया। अब चलिए आगे बताते हैं कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तन करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? पूछा जा रहा है कि सोच के पीछे कौन सा तर्क है। कहा जा रहा है पहला जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक या संक्रमण परिणात्मक निकलना। ये ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बता दीजिए। नहीं पता तो हम बताते हैं। इसका सही आंसर बी होगा केंद्रीयता। केंद्रीयता क्या कहता है वो आप समझ लीजिए। सभी चीज़ों को छोड़कर किसी एक पर केंद्र बिंदु मानना उसी को केंद्रीयता कहता है। जब बच्चा कोई काम कर रहा हो, जैसे मान लो कभी वो लंबाई करने का चीज़ बना रहा हो, तो सारी चीज़ों को भूल के समझिए एक जगह पे केंद्रित करके ध्यान करके रखा हुआ है। और ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया देन है। क्योंकि 5 वर्षीय नसीबा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तन करेंगे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाता है। यानी कि केंद्रीकृत व सेंट्रलाइज है, एक तरह से सेंटर पे फोकस किया हुआ। जीन पियाजे के अनुसार इसकी इस सोच के पीछे केंद्रीयता का तर्क है। अब आगे 8वां कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि जहाँ भी वाइगोस्की आ जाए, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, ये तीनों याद रखिएगा। तो इसमें सामाजिक कहाँ है? देखिए ऑप्शन ए ही में बताया जा रहा है सामाजिक संरचना, क्योंकि व्यवहारवाद गलत है, स्वामिकता गलत है, मनोविश्लेषण गलत है। इनका लेव वाइगोस्की जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा से रिलेटेड इनका ही है। तो ये 8वां का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर लेव वाइगोस्की से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यानी कि खुद से। तो निजी संवाद, उत्तर स्वर में बाता, पाड़ या स्व केंद्रीयवाद। अगर इनका डेफिनेशन आप पढ़े होंगे तो आराम से मार देंगे। देखिए जो लेव वाइगोस्की बच्चे को बताए हैं वो निजी संवाद यानी कि प्राइवेट स्पीच बोला गया है, इसे कहते हैं निजी संवाद। यही इनका देन है। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया यानी खुद से बात करने की क्रिया के लिए निजी संवाद शब्द का प्रयोग किया है। वाइगोस्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना कम होती है। इन्होंने भाषा विकास की अवस्था निम्न बताया, जैसे सहज अवस्था आप बोल सकते हैं, अहम केंद्रित अवस्था बोल सकते हैं, आंतरिक भाषण भी इसे बोल सकते हैं। यानी कि आंतरिक भाषण यानी कि निजी संवाद बातचीत बालकों को स्वनिर्देशन में सहायता प्रदान करती है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं, उसी को निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच भी कहा जा सकता है। 10वां है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, या डी पुरस्कार और दंड का प्रयोग। इसका सही आंसर आपको क्या लगता है वो आप बता सकते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा, तो देखिए इसका सही आंसर सी है, सहयोगितापूर्ण अधिगम। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है सहयोग। सब अगर सहपाठी सहयोग करेंगे तो उनका अधिगम और अच्छा होगा बच्चे का, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में मुख्य जोर शिक्षण विधि की व्यावहारिकता पर जोर दिया जाता है। इस शिक्षण विधि में बालक के स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं करके सीखना।
अगले ऑप्शन पर चलते हैं कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नीयत, ये जान लीजिएगा कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत को समझने को, यानी कि हॉवर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहला है स्थानिक संबंध बुद्धि, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। इसका अगर आंसर है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन, ये दोनों में आप क्लियर कर सकती हैं, ए और डी छाड़ सकती हैं। आपको दो ऑप्शन यहाँ पे फंसाने के लिए दिया गया कि वो दोनों सेम होता है। अंतरा, जहाँ आपको अंतरा दिखे वहाँ दूसरा से रिलेटेड समझना, और जहाँ अंतः दिखे वहाँ खुद से रिलेटेड समझा। तो यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बच्चे में दूसरों की नीयत, यानी कि कोई बच्चा दूसरों की नीयत और इच्छाओं को कैसे समझ सकता है, तो वो अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, खुद से आ जाएगा तो वहाँ अंतः व्यक्तिगत बुद्धि चला जाएगा। ये थोड़ा सा याद आप लोग रखिएगा। और इसका डिटेल में बताना चाहते हो तो बताते हैं कि एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि के स्वरूप को दर्शाता है। बुद्धि को समानता, सोचने, समझने और सीखने तथा निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा समझा जाता है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर व्यक्ति को कुशाग्र, तेज बुद्धि, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान आदि विशेषणों से अंगीकृत किया जाता है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत है बीने का एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्वितीय सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, थर्जन एवं समूह तत्व सिद्धांत, क्लिफोर्ड का बुद्धि का संरचना का प्रतिमान सिद्धांत दिया गया है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम आपको बताते हैं। 12वां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से कौन सा कथन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से कौन सा कथन प्रस्तावित है। ए, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ, यह दुभाषी उपागम विद्यार्थी में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। इसका सही आंसर क्या है वो बता सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे ही। 12वां का इसका सही आंसर देखिए सी हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति पर बाधक है। बाधक जब भी आए ये निगेटिव वर्ड है, इसको छाड़ दीजिएगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम, देखिए अंग्रेजी भाषा कभी प्रथम हो नहीं सकता है के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक कुछ सही है, लेकिन अंग्रेजी भाषा ये तो विदेशी भाषा है, तो बच्चों को विद्यालय में अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए प्रथम तो प्रयास करना ही नहीं चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का उच्च संज्ञानात्मक लाभ ये है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जेंडर भूमिकाएं क्या हैं। जेंडर भूमिकाएं क्या हैं। अधिकृत व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं या आनुवांशिक निर्धारित। क्या आपको लगता है इसका सही आंसर क्या बता सकते हैं। हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिकृत व्यवहार। जेंडर भूमिकाएं जो है अधिकृत यानी कि ग्रहण किया हुआ व्यवहार है। जैसे जेंडर पक्षपात से आज है कि बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्यापक लैंगिक असमानता यह एक सामाजिक कुरीति है जो समाज में सर्वव्यापक है। बच्चे की यह कुरीति समाज में रहकर ही अधिकृत करते हैं। जेंडर पक्षपात के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, रूढ़िगत मान्यता एवं परंपराएं, सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मनोवैज्ञानिक कारण, गरीबी तथा सरकारी उदासीनता। हमारी समाज की व्यवस्था के तहत ही बच्चों की परवरिश के दौरान हम लैंगिक भेदभाव के बीज बो देते हैं। ये आगे चलकर हमारे समाज में लैंगिक अपराध को जन्म देते हैं। अगला कहा जा रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, यदि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। इसका सही आंसर क्या होगा वो आप बता सकते हैं।
देखिए, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ये तुलना करना निगेटिव वर्ड है, इसको पहले ही छाट दीजिए। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को अनुसार इसको रूपांतरित करना, इसका सही आंसर देखिए बी हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप छात्रों को आंकिएगा नहीं, उसके पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को समझिएगा नहीं, उसको रूपांतरित कैसे कर सकते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण भी निगेटिव वर्ड है, इसे आप नहीं ले सकते हैं। छात्रों को किसी विषय में, क्यों हम किसी विषय में, उसको सब विषय को लेकर हमें सफल करना है, विफल नहीं करना, ये आप याद रखिएगा, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ये इससे भी अनुसार इसे आप छाट सकते हैं, आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो ये हमने 14 का आपको बताया। अब आगे चलते हैं। तीस तक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पंद्रह क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए जब आप कक्षा में मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, विशेष छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, कौन सा तरीका अध्यापकों को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, चौथा है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। ये आपको क्या लगता है वो अपना कर सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर चारों हो जाएगा, क्योंकि चारों आपको सुटेबल लग रहा है, बात लग रहा है, क्योंकि मेरे अलावा इन परिणामों को उपयोग कौन करेगा। अगर हम जो चीज़ को पढ़ा रहे हैं वो चीज़ को हम ही नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। दूसरा है कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये भी जरूरी है। कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, सारा यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो ये चारों आपकी बात सोच सही है, तो ये चारों आंसर आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। छठा है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। समावेशी शिक्षा यानी कि सबको एक साथ शिक्षा देना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए, बिल्कुल गलत, क्योंकि केवल सरकारी विद्यालयों में क्यों, हर एक जगह ईडब्ल्यूएस का आप देखे होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय में भी गरीब वर्ग के लोगों को 25% आरक्षण दिया गया है पढ़ाने के लिए, तो विद्यालयों में ही उपलब्ध कराना चाहिए, गलत है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, ये भी गलत है। सिर्फ विशेष क्यों, यहाँ पे सिर्फ क्यों, सब में। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, देखिए केवल जहाँ भी आ जाए और अंग्रेजी, याद रखिएगा, अंग्रेजी क्यों, उसकी मातृभाषा में भाषा पढ़ाई जाए। चौथा, जब तीनों गलत है चौथा सही होगा। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 3 तो आप ऑलरेडी पहले ही हमने छाट लिया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। और कारण अ, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। इसका सही विकल्प क्या है वो आप बताइए। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी कहता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी कहता है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, पर जो आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि ये व्याख्या सही करता है ए की। इससे ज़्यादा सुटेबल वर्ड यही आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्ष्य किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है, यानी कि पैटर्न विकल्प, आलेख विकल्प,
गणन वैकल्प या ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। कौन सा इसका सही होगा? सब भी जान लीजिए। जब बच्ची लिखने से संबंधित हो तो इसका सही आंसर डिस्लेक्सिया होता है। डिस्लेक्सिया का हिंदी लिखना यानी कि आलेख वैकल्प की बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित, डिस्ग्राफिया पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से, ग्राफ जहाँ हो लिखने से, डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित यानी कि पठन वैकल्प डिस्लेक्सिया, आलेख डिस्ग्राफिया और सी डिस्कैल्कुलिया। ये आप याद रखिएगा, 3 वर्ड, तीनों हमेशा कभी ना कभी आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आलेख यानी कि डिस्ग्राफिया। 19 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा छात्रों उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा वो बता दीजिए। देखिए, मानकीकृत, जहाँ भी आपको मानकीकृत पत्तियाँ आ जाए ये आपका निगेटिव वर्ड है, इसे हटा दीजिएगा। शिक्षा छात्र उपागम मूल्यांकन के विविध साधनों, जहाँ विविध आता है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका सही आंसर आपको यही होगा। लेकिन आगे का आंसर देख लेते हैं, आगे का ऑप्शन क्या कहा जा रहा है। अभी तक ये दोनों के मुकाबले यही जा रहा है। रटन, देखिए रटन जहाँ आ जाएगा वो निगेटिव, इसे छाड़ दीजिएगा। पेपर पेंसिल आधारित संख्या में वृद्धि करना और पूर्ण स्मरण जहाँ भी आएगा ये सब निगेटिव वर्ड है, इसे हटा दीजिएगा। तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा छात्र उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। दस क्वेश्चन और है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो जहां आपको सृजनात्मकता दिखे वहां पे आप अपसारी चिंतन आराम से लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर अपसारी चिंतन होगा। आवेगशीलता, सोच में विकेंद्रीकरण, अभिसारी, ये सब नहीं होगा। इसका सही आंसर सृजनात्मकता का अपसारी चिंतन। अगला कहा जा रहा है क्वेश्चन कि छोटे बच्चों की संरचना, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोगों द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो चारों का मतलब है 1 2 3 4। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषण द्वारा सही है, खेल द्वारा सही है, पदार्थों और क्रिया और प्रयोगों द्वारा सही है, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा भी इसका आंसर सही है। यानी कि चारों ऑप्शन ये सही जा रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बात की ओर चलते हैं कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? आप बताइए क्या कहलाती है? खंडीकरण, कूटलेखन, स्वागीकरण या अनुकूलन? इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि ये समूह को तोड़ तोड़ के बता रही है, तो जब समूह को तोड़ने की बात आ जाएगा तो खंडीकरण। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, खंडीकरण। अगला है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों का ज्ञान अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों को निष्क्रिय अनुकरण, या चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो ये आपका दूसरों को निष्क्रिय, ये निगेटिव है। विषय वस्तु को रटना कभी नहीं बोला जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों व्यवहार का अनुबंधन, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है। तो इसका सही आंसर परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करना, ये सही है। क्योंकि जब तक हम परिवेश में समाज में रहकर नहीं सीखेंगे तो हम ठीक ढंग से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो यही है कि परिवेश से सहभागिता होना चाहिए, अपने समाज से सहभागिता होना चाहिए, और जो कौशल और ज्ञान हमें मिल रहा है उसे हमें अर्जन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 24 में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है? इसका सही आंसर क्या लगता है वो आप हमें
बताइए। ऑप्शन में करके दिया हुआ है। पहला कहा जा रहा है कि सलमा विद्यार्थियों को नया शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उन्हें सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। तो ये थोड़ा सा गलत है। अगला यहाँ तक वर्ड सही है, लेकिन उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी जो देकर पुरस्कृत कर रही है, थोड़ा सा निगेटिव वर्ड लग रहा है। दूसरा क्या है कि परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जहाँ भी आपको परिचर्चा हो जाएगा वो सूटेबल वर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बात सही लग रही है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों को इस्तेमालों पर भी बल दे रही है। तो ये भी बात सही है। आगे देख रहे हैं, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो ये थोड़ा सा भी सही नहीं लग रहा, हमें 2 और 3 लग रहा है। देखते हैं ऑप्शन में 2 और 3 दिया है या नहीं दिया है, उस पर टिक लगाते हैं। पहला 1 4 ये तो गलत है, बी 1 3 ये भी गलत है, 1 2 ये भी गलत है, यानी कि सही आंसर सी जा रहा है 2 और 3। देखिए 4 भी कुछ सही जा रहा है, लेकिन 4 का ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर 3 ऑप्शन होता तो ये भी जा सकता था, लेकिन उसके अनुसार अब 2 और 3 का ही आंसर जाएगा। तो उसका सही आंसर वही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशांत कर सकते हैं। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर कर, ये तो गलत हो जाएगा। डर तो कभी विद्यार्थियों में बनाना ही नहीं है। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, देखिए समस्याओं को तो हल करना चाहिए, लेकिन अटल जब आ जाता है तो अटल तरीके से नहीं हमें करना चाहिए। दूसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही, समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हमें करना चाहिए। बहुत सारे उसे उदाहरण देकर, बहुत सारी चीज़ों को दिखाकर हमें बच्चों को बताना चाहिए। निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय जखनिया आगे निगेटिव है तो ये गलत हो गया रटन पद्धतियों के। तो इसका सही आंसर 25 का सी हो जाएगा कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हमें समस्या समाधान का सुसाध करना चाहिए। तो 25 तक हो गया। आगे देखते हैं कि 26वां नंबर कहाँ, यहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। ए, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है, आप तो पता कर लिए होंगे, क्योंकि ये शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए, इसको तो ये इससे कोई मतलब ही नहीं है। रट्टा ये भी इससे कोई मतलब नहीं। कक्षा के संदर्भ में रहित अधिगम को बढ़ावा देना, ये भी उतना सुटेबल नहीं है। देखिए ये एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक समस्या है और उस पर विविध तरह की हम जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि इसको दूर कैसे करना, उस पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ये एकदम सुटेबल है। तो इसका सही आंसर 26 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें की भावना उत्पन्न होगी। क्या चीज़ की भावना उत्पन्न होगी। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर करते हैं तो देखिए, जब कोई विद्यार्थी अपने आप को काम कर रहा है, वो सफल हो रहा है तो गर्व महसूस करेगा। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वो गर्व महसूस कर रहा है। 28वां है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौके देते हैं। देखिए वर्जित तो हो ही नहीं सकता, वर्जित क्यों हम उसे करेंगे, अर्जित करने के लिए देंगे। एक अध्यापक को निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, ये भी गलत है। यह बच्चों में आज्ञा प्रणाली पैदा करता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा कि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 28 का ए। 19 कह रहा है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि निगेटिव पूछ रहा है। एक अध्यापक को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए जहां भी हतोत्साहित आ जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव के भाई निगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन फिर भी नीचे देख लेते हैं। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को गठन बहुत स्वाभाविक है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये सही लग रहा है। एक अध्यापक के रूप में इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये पॉजिटिव बात लग रहा है, तो ये भी सही आंसर है। आगे है डी है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ को दर्शाती है। तो ये भी सही है।
तो यहाँ निगेटिव पूछ रहा है तो सिर्फ ए निगेटिव है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का बोला जा रहा है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक यदि सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक। जब तक हम व्यवहार अच्छे से नहीं लाएंगे तो अधिगम हमारा नहीं होगा। प्रलोभन और पुरस्कार को सीखने के लिए अभिव्यक्त किया जाता है वो व्यवहारात्मक, यानी कि हमारे व्यवहार के अनुसार ही हम उस चीज़ को कर सकते हैं, और ये थॉर्नडाइक के अनुसार दिया गया। क्योंकि अधिगम व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम को प्रतिपादित किया गया है। अधिगम के नियम 3 वैकल्पिक अवधारणाएं हैं। अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणाएं, अधिगम की मानवतावादी अवधारणाएं, अधिगम की संज्ञानात्मक अवधारणाएं। और थॉर्नडाइक के अनुसार छात्र को सही अनुक्रिया के बाद यदि तुरंत पुरस्कार दिया जाए तो वो त्रुटियों में तुरंत सुधार कर लेगा। अब वो किससे होगा? तो व्यवहारात्मक बात से होगा। तो ये हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन का सेट आपको बताया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।